नमस्कार मित्रों, मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। देखिए, अभी एक बहुत बहस चल रही है कि इंडिया में पिछले जो 10 साल में डेवलपमेंट हुआ है वो कैसा है और चाइना के कंपैरिजन में हम क्या स्टैंड करते हैं, हम कितनी तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं। देखिए, ये जितने भी वीडियोस होते हैं ना, इनमें क्या होता है कि प्रॉपर कंपैरिजन नहीं होता है। प्रॉपर कंपैरिजन का मतलब होता है कि अगर हम देश में भी देश की पुरानी हालत से कंपैरिजन करें नई हालत का तो ठीक है। अगर हम चाइना से कंपैरिजन करें तो हम इस प्रकार से करें कि 2014 में हम कहाँ खड़े थे और चाइना कहाँ खड़ा था, और अब हम कहाँ खड़े हैं और चाइना कहाँ खड़ा है। या मान लीजिए हम 2020 से भी कंपैरिजन करते हैं तो चाइना कहाँ खड़ा था 2020 में, हम कहाँ खड़े हैं। तो हम कहाँ खड़े थे 2020 में, चाइना कहाँ खड़ा है 2025 में, हम कहाँ खड़े हैं 2025 में। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि भारत की जो तरक्की है पिछले 5 साल में और पिछले 10 साल में बहुत ही प्रशंसनीय है, और लास्ट 5 ईयर्स की तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है। देखिए, मैं आपको पहले कुछ मैट्रिक्स बताऊंगा जिसका मैं भारत की 2014 की स्थिति से अब का कंपैरिजन करूंगा। अभी देखिए, एक रिपोर्ट आई थी सामने कि भारत में करीब 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके के पास असेंशियल कंजम्पशन के बाद कुछ भी खर्च करने को नहीं बचता, जिसको कि हम अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। ठीक है, तो वो जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पे ही खर्च हो जाता है, बाकी कुछ भी नहीं बचता है। और ये बताया गया था कि ये देश की बहुत बुरी हालत है। रिपोर्ट में कहा गया था कि देश मुख्य तौर से 3 वर्गों में विभाजित है। तो करीब पहला वर्ग है, 150 करोड़ की उसमें पॉपुलेशन बताई गई थी। 150 करोड़ में से वर्गीकरण किया गया था कि करीब 13.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम साल में $13,000 से ज़्यादा है, जो कि मतलब संसार के बहुत से हाई इनकम कंट्रीज़ को राइवल करते हैं, और इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है स्पेंड करने की। तो $13,000 पर साल का हो गया करीब, आप ये समझ लीजिए, 1 लाख रुपये महीने। दूसरा वर्ग बताया गया था कि जिसमें 35.5 करोड़ लोग हैं जिसकी की सालाना इनकम करीब 5 लाख रुपये है, इंडियन रुपीज़ में 5-6 लाख रुपये, और ये इनके पास थोड़ा बहुत कुछ बचता है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग करने के लिए। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वो स्पेंडिंग जो हम शौक के लिए करते हैं, वो स्पेंडिंग जिसको टाइम आने पर हम रोक भी सकते हैं, जो हमारी ज़रूरतों को इफेक्ट नहीं करती, जैसे फैशन पे, वॉचेस पे, कपड़ों पे, हाई एंड कपड़ों पे, और इवन कपड़ों पे भी। देखिए, कपड़ों पे क्या होता है, जब आदमी पे खर्चा नहीं होता कपड़े खरीदना बंद कर देता है, पुराने कपड़ों से काम चलाता है। ठीक है, सब में ज़रूरी क्या होता है, आवास, किराए का है तो, और खाने का खर्चा, शिक्षा का खर्चा, स्वास्थ्य का खर्चा। ठीक है, तो ये नॉन डिस्क्रिशनरी होते हैं। नॉन डिस्क्रिशनरी, डिस्क्रिशनरी का मतलब जिससे मर्जी चलती है, इसमें मर्जी चलती नहीं है, खर्च करना ही करना है। तो पहले कैटेगरी है 3.5 करोड़ लोगों की जिनका खूब डिस्क्रिशनरी पावर है, जिन पर कभी कमी नहीं होती, चाहे जितना खर्च कर लें अपनी एसेंशियल्स के बावजूद। चाहे जितने का मतलब काफ़ी अच्छा, ऐसा नहीं है कि टाटा बिरला अंबानी की तरह खर्च करें। दूसरी कैटेगरी आ गई करीब 26-26.5 करोड़ लोगों की जिनके पास मतलब बहुत तो नहीं बचता पर काफ़ी कुछ बचता है अपने मन से हिसाब, अपने जीवन व्यतीत करने को, त्योहारों को अच्छी तरह मनाने को, जब बाहर निकलें शादी के लिए, कपड़े खरीदने को, कुछ बाज़ार से गुजर रहे हैं, कुछ खरीदने का मन कर गया, और हाई एंड वॉचेस खरीदने को, हाई एंड फ़ोन्स खरीदने को, उनके पास काफ़ी पैसा बचता है। तीसरा वर्ग बताया गया 100 करोड़ लोगों का कि जिन पे आवश्यकता के अनुसार खर्च करने के बाद कुछ भी नहीं बचता है, और ये बताया गया है कि ये देश की बहुत बुरी स्थिति है। देखिए मित्रों, जब आप इसको कंपेयर करेंगे 2014 से, तो अब एक पाएंगे कि एक वर्ग हुआ करता था 25 करोड़ लोगों का जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते थे, जो आवश्यक जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते थे। बहुत से लोगों की स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा ना मिलने से डेथ हो जाती थी, जिनको भरपूर खाना नहीं मिलता था, रोटी के लाले थे, शिक्षा से महरूम थे। तो जब आप नई गणना देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी थी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है कि पॉवर्टी को हम नापते हैं कई पैमानों से, कि आदमी को खाने के लिए भोजन कैसा मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़ा कैसा मिल रहा है, मकान है या नहीं, बिजली है या नहीं, अगर मकान है तो ड्रिंकिंग वाटर है क्या नहीं, शिक्षा की क्या सहूलियत उपलब्ध है, स्वास्थ्य की क्या सहूलियत उपलब्ध है। पहले जो गरीबी रेखा का मापन होता था तो हम उसमें कहते थे कि गांव में एक इतनी कैलोरीज पर डे मिलती है, मतलब आदमी अगर जीवित रहता है मिनिमम कैलोरीज हड्डियों से खाल चिपकी रहती है और वो जीवित है तो वो गरीबी रेखा से बाहर है। और सेम हम अप्लाई करते थे शहर में। शहर में थोड़ी कम कैलोरीज रहती थी, कम मेहनत करनी पड़ती थी। मेरे ख्याल से शायद काफ़ी कम कैलोरीज थी दोनों के लिए, 200 कैलोरीज रोज़। जो इनसे ज़्यादा पाता है वो गरीबी रेखा से बाहर था। फिर उसके बाद नया पैमाना आया जिसमें हमने कहा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी नहीं, ये नहीं माना जाएगा। आदमी को खाना भी मिलना चाहिए, कपड़ा भी मिलना चाहिए, आवास भी मिलना चाहिए, स्वास्थ्य भी मिलना चाहिए, शिक्षा भी मिलनी चाहिए, बिजली भी मिलनी चाहिए, पानी भी मिलनी चाहिए। तो उस प्रकार से 2014 में 25 करोड़ लोग ऐसे थे जो कि गरीबी रेखा से नीचे थे, जिनकी संख्या अब करीब करीब नगण्य, अगर 3-4% हो तो है, वो उतनी रहेगी भी। जो लोग काम नहीं करना चाहते उनके लिए वो उतना होता है। वो जब बहुत आज देश विकसित हो जाएगा, जब भारत सरकार जैसे यूरोप और अमेरिका में होता है कि सोशल सिक्योरिटी के नाम पर बहुत मतलब डोल आउट्स करने लगेगी, बहुत ज़्यादा पैसा देने लगेगी, बहुत सुविधाएं देने लगेगी, वो ख़त्म होता वो, बाकी वो ख़त्म नहीं होगी। तो एक कैटेगरी तो बिल्कुल ये गायब हो गई है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाकी देखिए हो क्या रहा है, ऐसा नहीं है कि जो लोग स्टेगनेंट हैं, जो एक कैटेगरी में वो एक कैटेगरी में, जैसे हमने बताया 13.5 करोड़ लोगों की कैटेगरी है जिनकी इनकम $13,000 पर कैपिटा इनकम उनकी ऊपर है। तो आप ये समझ लीजिए अगर एक ही फैमिली में 4 लोग हैं, $13,000 के पर कैपिटा इनकम है, तो टोटल कैपिटा इनकम हो गई $50,000 से ऊपर, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है। $50,000 का मतलब हो गया साल के 40 लाख 45 लाख रुपए साल की एक फैमिली की इनकम। तो हो क्या रहा है कि देखिए मूवमेंट हो रहा है नीचे से ऊपर की ओर। वो 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से नीचे रहते थे वो आ गए 100 करोड़ में, और वो उन 100 करोड़ में यूनिफॉर्मली नहीं बिखरे हुए हैं, वो 100 करोड़ में आ गए। अभी निचले पायदान में है, उन 100 करोड़ में आप काउंट करेंगे नियो मिडिल क्लास है, तो वो उन नीचे के सब में 25 करोड़ लोग में, आप उन 30 करोड़ में उन 25 करोड़ लोगों को पाओगे। और अब हम देखिए कहते हैं देश में के शेप रिकवरी हो रही है, रिकवरी ढंग से नहीं हो रही है। गरीब आदमी है उसकी मांग निकल के नहीं आ रही है बाजार में। जैसे एंट्री लेवल स्कूटर्स की और मोटरसाइकिल की डिमांड उतनी नहीं है जो पीक आउट हो गई थी 2018-19 में। जो लो एंड कार्स हैं, जो कम पैसे में कारें बिकती हैं, उनकी उतनी डिमांड नहीं है, और लग्जरी कार्स की बहुत डिमांड है। तो हम कह रहे हैं के शेप रिकवरी, मतलब जो चीज़ उच्च वर्ग उपभोग करता है उसकी डिमांड ज़्यादा है और नीचे डिमांड नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। देखिए क्या हो रहा है, मोबिलिटी हो रही है, आदमी एक वर्ग से दूसरे वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहा है। तो क्या हो रहा है, जो 13.5 करोड़ लोगों की नई जमात हुई है वो मुश्किल से 2014 में रही होगी 1-2-3 करोड़। तो वो क्या हुआ है कि जिसको हम कहते हैं जो 5-6 लाख की इनकम वाला ग्रुप था 2014 में, वो बढ़ के अगर हम एक फैमिली देखें, फैमिली के आधार पर वो 40-50 लाख पे पहुंच गया है। इन 100 करोड़ में से जो हम कहते हैं 5-6 लाख हैं, जो कि हम 26 करोड़ कहते हैं, जिनके पास डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की लिमिटेड पावर है, वो 2014 में बहुत कम हुआ करता था। वो बढ़ के 5-6 गुना बढ़ के अब 26-27 करोड़ हो गया। इसी प्रकार जो 100 करोड़ लोग हैं उनमें से 25 करोड़ तो वो हैं जिनको खाने को रोटी पैसा ही नहीं था, और 75 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मोबिलिटी में अप हुए हैं, जिनके लिए खाने को भी ज़्यादा अच्छा है, पहनने को भी पहले से ज़्यादा अच्छा है, शिक्षा भी ज़्यादा अच्छी है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, ड्रिंकिंग वाटर भी है, घर में गैस का कनेक्शन भी है, चाहे पाइपलाइन से आ रहा हो चाहे सिलेंडर से आ रहा हो, बिजली भी है, तो उनका जीवन स्तर है वो सुधरा है। ठीक है, तो ये इसीलिए के शेप रिकवरी है, क्योंकि जो उपभोग है वो उच्च से उच्च स्तर पर बढ़ता जा रहा है। उस कैटेगरी में ज़्यादा लोग जमा हो रहे हैं और नीचे के कैटेगरी में लोग कम हो रहे हैं। और यही होता है जैसे जैसे इकोनॉमी विकसित होती है। हो सकता है कि 15-20 साल बाद जो एंट्री लेवल कार्स हैं उनकी बिक्री मालूम पड़ा 10% ही रह जाए। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं जो आज 5 लाख से कम है 10 साल बाद 7 लाख से कम होंगी,
और जो मान लीजिए जो 20 लाख से ऊपर कार हैं वो 25 लाख से ऊपर कार होंगी, उनकी बिक्री बढ़ के 50% से ऊपर हो जाए, तो वो के शेप्ड रिकवरी नहीं होगी, वो एक होगा मतलब अप स्केल मोबिलिटी, जो कि एक नीचे के क्षेत्र से जो लोग ऊपर के क्षेत्र में माइग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये तो देश की स्थिति हो गई। अगर आप उस परिप्रेक्ष्य में देखें, तुलना करके देखें, तो देश ने भारी अपना प्रगति करी है। अब मैं आता हूँ चाइना के परिप्रेक्ष्य में। देखिए 2020 में हमारी इकोनॉमी थी 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स, इतना जीडीपी का उत्पादन होता था पूरे देश में, और चाइना की थी 14.9, कम से कम हमसे 5.5 गुना बढ़ी। अब आ गया 2025 में, हमारी इकोनॉमी है करीब 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स और चाइना की है 19.5 ट्रिलियन डॉलर्स, जो कि 4.5 गुनी बढ़ी है। और अब आप एक चीज़ और देखिए, ये तो 5 साल की बात है, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ कि अगले 5 साल में चाइना का डाउनफॉल है बहुत तेज़ी से आएगा। क्योंकि क्या है, जो मैट्रिसेस आ रही हैं 2020 से 2025 तक, जो इंडिया की ग्रोथ हुई है जो चाइना से काफ़ी तेज़ है, वो हुई है जबकि उसका जो नेशनल डेट है वो कम हो रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, और चाइना का वो बढ़ रहा है। मतलब चाइना की जो कम भी प्रोग्रेस है वो कर्जा लेके हो रही है, हम कर्जा चुका के उससे ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। और देखिए मैं चाइना के ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, चाइना में बहुत सारी दिक्कत है, प्रॉपर्टी मार्केट में दिक्कत है, आबादी घट रही है तो कंजम्पशन की डिमांड कम हो रही है। 28 महीने से वहाँ पर डिफ्लेशन चल रहा है ये होलसेल प्राइसेस में, और अब क्या हो गया सीपीआई में, कंज्यूमर प्राइसेस इंडेक्स में भी डिफ्लेशन शुरू हो गया है। और ये 28-29 महीने ये बहुत बुरी बात होती है, ठीक है, जो कि चलता ही जा रहा है। और अभी रिसेंटली अब टैरिफ वॉर होने वाली है, और टैरिफ वॉर अगर अमेरिका से होगी तो चाइना को बहुत घाटा होगा, क्योंकि चाइना के, अगर ये समझिए चाइना के अमेरिका को एक्सपोर्ट्स आधे हो जाते हैं तो उसके एक्सपोर्ट्स में 5 गुने जो अमेरिका से इंपोर्ट करता है उसके मुकाबले, तो उसका 500 बिलियन से डॉलर, 500-550 बिलियन डॉलर से वो चाइना एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, घट के 250 बिलियन रह जाती हैं। और अमेरिका के एक्सपोर्ट चाइना को 150 बिलियन डॉलर से 75 बिलियन डॉलर की रह जाती हैं, तो चाइना पे वो बहुत बड़ी मार होगी। तो मित्रों मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले आप 5 सालों में आप देखिए 5-7 साल में, जैसे इंडिया की इकोनॉमी ने कवर करा है डिस्टेंस, पहले हम 5.5 गुना चाइना की इकोनॉमी हमारे से बढ़ी थी, अब 4.5 गुना रह गई। आप 30-32 तक देखेंगे कि चाइना की इकोनॉमी महज 2.5-3 गुना 2032 तक, 2033-2035 तक 2.5-3 गुना बड़ी रह जाएगी। और उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि 2040-42 तक इंडिया बहुत तेज़ी से चाइना से पहुंचेगा, चाइना के बराबर पहुंचेगा, चाइना को सरपास भी कर सकता है। चाइना के अंदर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा रहा तो चाइना जापान की तरह जाएगा, जो परमानेंटली रिसेशन है पिछले 30 साल से, और अगर बहुत बुरा हुआ तो हो सकता है कि उसका विघटन हो जाए, जैसे कि सोवियत रूस का हुआ था। इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।